गुड आफ्टरनून। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को एड्रेस करने वाले हैं विच इज़ अ मेजर कॉज फॉर कंसर्न फॉर ऑल कपल्स अंडरगोइंग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, कि हम ब्लॉक ट्यूब्स को कैसे मैनेज करें। Now, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ट्यूब्स एक इंटीग्रल पार्ट है प्रेगनेंसी के लिए। ट्यूब्स वो पैसेज है जिसमें अंडे और स्पर्म का मेल होता है, बेबी पहले बनता है, फिर उसके बाद 3 दिन तक बेबी लगभग ट्यूब के अंदर ही आगे ग्रो करता है और ट्यूब का काम है बेबी को खाना पीना पोषण देना। इवेंचुअली ये बेबी ट्यूब से जाके यूट्रस तक पहुंचता है और अगर यूट्रस की लाइनिंग अच्छी है तो बेबी लाइनिंग के ऊपर चिपक सकता है एंड चिपका तो इवेंचुअली 9 मंथ तक प्रेगनेंसी वहीं पे आगे बढ़ेगी। नाउ अगर हमारे ट्यूब्स ब्लॉक्ड है तो अंडे और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता, यानी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती। एंड सेकंड, अगर हमारे ट्यूब डैमेज्ड है तो अगर अंडे और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन ट्यूब में हो भी गया तो कई बार बेबी उधर ही फंस जाता है, जिसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या कई बार आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पाता, यानी एक्चुअल इम्प्लांटेशन स्टेज तक हम नहीं पहुंचते। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी आल्सो। नाउ अगर आप ट्यूब ब्लॉकेज के साथ डायग्नोज हुए हैं तो इसके आगे की क्या ऑप्शंस है हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारे ट्यूब खुले हैं कि बंद है। तो यूजुअली जब कपल्स हमारे पास फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए पहले आते हैं तो उनका वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टेस्ट जो हम करते हैं उसको बोलते हैं HSG या हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। इसमें वजाइना के जरिए एक डाई यूट्रस के मुंह से अंदर छोड़ा जाता है, यानी ये डाई यूट्रस के अंदर जाता है, इवेंचुअली यूट्रस से ट्यूब में आता है और ट्यूब के बाहर स्पिल होता है। फिर इवेंचुअली पेट के एक्सरे निकाले जाते हैं जिसमें ये डाई का फ्लो देखा जाता है। अगर हमें ये एक्सरे फिल्म में दिखता है कि भाई डाई ट्यूब के अंदर तक पहुंचा है, ट्यूब के बाहर निकला है, यानी हमारे ट्यूब्स पेटेंट है। कभी कभी ये प्रोसीजर पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं लगता तो कुछ पेशेंट्स में ये लैप्रोस्कोपी के द्वारा भी स्टडी किया जा सकता है, यानी इसमें लेडी को पहले पूरा जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, फिर नाभि से कैमरा या दूरबीन डालते हैं, फिर नीचे से डाई छोड़ते हैं अंडर एनेस्थीसिया और एक्चुअली कैमरा पे देखते हैं कि भाई ट्यूब्स हेल्दी है कि नहीं और ट्यूब से डाई निकल रहा है कि नहीं। HSG और लैप्रोस्कोपी के बीच में लैप्रोस्कोपी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। HSG ऑलमोस्ट 20 या 10% केसेस में फॉल्स पॉजिटिव रीडिंग भी दे सकता है, यानी हमें लगता है कि ट्यूब ब्लॉक्ड है जबकि ट्यूब ब्लॉकेज कई बार नहीं भी होता। वो इसलिए है क्योंकि ये प्रोसीजर में जब हल्का सा पेन होता है तो बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ये होता है कि ट्यूब सिकुड़ सकता है और अगर ट्यूब सिकुड़े तो डाई बाहर नहीं निकलता तो हमें एक्सरे फिल्म पे लगता है कि भाई ट्यूब ब्लॉक्ड है। लैप्रोस्कोपी में ऐसा नहीं होता क्योंकि लेडी रिलैक्स्ड है और एनेस्थीसिया में है तो हमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। ना सवाल ये आता है कि अगर हमारे ट्यूब ब्लॉक्ड है तो क्या हम इसको ओपन कर सकते हैं? यस, इसको ओपन करने की ट्राई ज़रूर की जा सकती है। 70-80% केसेस में ट्यूबल रिकैनालाइजेशन सक्सेसफुल भी हो सकता है, बट सिर्फ ट्यूब खोलने से क्या प्रेगनेंसी रुकेगी ऐसा नेसेसरी नहीं होता। कई बार हम ट्यूब तो खोल देते हैं बट ट्यूब खोलने के बाद ट्यूब का जो फंक्शन है ये हैम्पर्ड रह जाता है और अगर ट्यूब का फंक्शन हैम्पर्ड है तो इवेंचुअली अगर बेबी बन भी गया ट्यूब में तो ये कई बार या तो सस्टेन नहीं होगा या जैसे मैंने पहले बोला वो ट्यूब में ही फंस सकता है, इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर हमें उसको वापस सर्जिकली निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप इसका पैराडॉक्स समझेंगे, इसका ये मतलब है कि पहले हमने सर्जिकली ट्यूब खोला, फिर हमने 2 साल 1 साल ट्राई किया, फिर प्रेगनेंसी रुक भी गई, फिर से ट्यूब में फंसी, फिर से हमने ऑपरेशन किया वो ट्यूब को काट के निकालने के लिए, यानी ये हमारे लिए फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली भी बैकफायर हो जाता है। ट्यूबल रिकैनालाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी होगी इसके चांसेस भी ऑलमोस्ट 60-70% ही रहते हैं इन गुड केसेस। नाउ अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो पहले अगर आप ट्यूब खोल रहे हैं तो उसका भी सर्जिकल प्रोसीजर भी हुआ, सर्जिकल कॉस्ट भी आपने इनकर किया। उसके बाद हम 2 साल तक ट्राई करेंगे प्रेगनेंसी के लिए नेचुरली, उसमें हर महीने रिकरिंग कॉस्ट आएगा। एंड अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो घूम फिर के आदमी को फिर से IVF ही करना पड़ता है और अगर गॉड फॉरबिड एक्टोपिक हो गया तो उस पर एक्सपेंडिचर करके ट्यूब निकालना पड़ता है। इसलिए अक्सर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो प्रेफर करते हैं कि भाई हमें ट्यूब खोलना नहीं है, आप डायरेक्टली हमारा IVF प्रोसीजर कर दीजिए जिसमें ट्यूब का डिपेंडेंस बिल्कुल ज़ीरो है। जैसे आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि IVF प्रोसीजर में इंजेक्शंस के सहायता से हम दोनों ही ओवरीज में एक साथ मल्टीपल फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। फिर 10 या 12 दिन बाद जब फॉलिकल रेडी हो जाते हैं
तो लेडी को एनेस्थीसिया देके सोनोग्राफी के सहायता से वही एग्स हम बाहर निकालते हैं। फिर हस्बैंड का स्पर्म लेके एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करके बेबी लैब में बनाया जाता है। यानी ये जो फंक्शन ट्यूब में होता है ये आर्टिफिशियली लैब में हो रहा है। फिर बेबी को जो खाना पीना पोषण देना है वो भी हम लैब में देते हैं, यानी ट्यूब का फंक्शनिंग भी हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं। और इवेंचुअली जब बेबी रेडी होता है तो हम डायरेक्टली नीचे से यूट्रस में छोड़ देते हैं सर्विक्स के जरिए। यानी अगर हम ट्यूब काट के निकाल भी दे तो भी हमारा ट्यूब पे डिपेंडेंस नहीं है। और इसमें एक ही महीने में रिजल्ट्स फैंटास्टिक रहते हैं। एक्सपेंडिचर जी रिकनलाइजेशन से शायद डबल हो, बट रिजल्ट भी तो इमीडिएट आते हैं एंड कोई रिस्क नहीं रहता। इसलिए अगर आपका ट्यूब ब्लॉक्ड है तो यू कैन ईदर ऑप्ट फॉर ट्यूबल रिकनलाइजेशन और IVF और ICSI, ये आपका पर्सनल चॉइस है। बट इस पे कोई सही गलत नहीं होता, दोनों ही रास्ते अपनाए जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इफ सो आप हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर हिट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।